हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति की वाणी। आज हम लोग आईसीएसई ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर इन इंडिया चैप्टर स्टडी करेंगे। एक्चुअली आईसीएसई में ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एग्रीकल्चर 1 एंड एक एग्रीकल्चर 2। सो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के एग्रीकल्चर 1 के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे एंड देन ऑन नेक्स्ट डे वी विल स्टडी एग्रीकल्चर पार्ट 2। एग्रीकल्चर चैप्टर अगर आपने पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से ओनली 5 अटेंड करने पड़ते हैं। तो उसमें से कोई भी आप 5 चैप्टर स्टडी करने से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 क्वेश्चन 1 के 5 to 6 पार्ट रहेंगे, क्वेश्चन 2 के 5 to 6 पार्ट्स रहेंगे। और क्वेश्चन 1 जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया से आता है, क्वेश्चन 2 सॉइल्स ऑफ इंडिया से आता है, क्वेश्चन 3 जो रहता है वो फॉरेस्ट और वो सब पार्ट से रहता है, और नंबर जो 4 पार्ट है वो वाटर रिसोर्सेज से रहता है, एक पार्ट मिनरल से रहता है, एक एग्रीकल्चर से रहता है, एक इंडस्ट्री से रहता है और एक वेस्ट से रहता है। सो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है चैप्टर के नाम के अनुसार, और उससे एक एक क्वेश्चन रहता है, और वो एक एक क्वेश्चन के 5 to 6 सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनमें से टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं ईच एंड एवरी चैप्टर के, और आपको सब डिविजन्स को आंसर करना पड़ता है जो कि 5 to 6 रहते हैं, और इनमें से कोई भी 5 आपको करना पड़ता है। सो उसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 5 और 6 वाला एग्रीकल्चर से रहता है, और एग्रीकल्चर का ये जो क्वेश्चन रहता है वो एग्रीकल्चर 1 and 2 दोनों से रहता है। सो एग्रीकल्चर 1 and 2 आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा अगर आप एग्रीकल्चर पार्ट को अटेंड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। मेनली एग्रीकल्चर टर्म का मीनिंग क्या होता है, और ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोग को बता दूंगी कि अगर आप लोग को प्राइवेट ट्यूशन्स चाहिए सो प्लीज़ क्लिक ऑन दी जॉइन बटन इन कथा मंथन। चैनल का नाम है कथा मंथन, उसमें जा कर के आप चैनल के नाम के पास जो जॉइन बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। आई बटन ऊपर है, उससे क्लिक करके आप सारे के सारे रेफरेंस वीडियोस और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आईसीएसई के क्वेश्चंस और बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? मेनली अभी तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इंडिया को मतलब खुद ही एक एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड होने का ये मतलब है कि इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि उसको एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस बनाती हैं। सो मेन ये सब चीज़ें क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के पास एक गुड वाटर रिसोर्स सिस्टम नहीं होता, बट सिंस हमारे कंट्री में हिमालय है, गॉड गिफ्टेड हिमालयज़ है, सो उसमें से जितने भी रिवर्स फ्लो करती है, गंगा, यमुना, सतलज, गंगा, गोमती, जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है वो सारे इंडिया के जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट है उसमें इतना अच्छे मिनरल रिसोर्सेज को वहाँ से लाती हैं और इतना फर्टाइल करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर कैरी आउट हो सकता है। सो मेनली जो फसलों की खेती है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि यहाँ के लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। और साउदर्न इंडिया में जहाँ पे बारिश बहुत होती है और डेक्कन रीजन मेनली है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल, रेगूर सॉइल, वॉल्केनिक ओरिजिन का मिलता है, और इसलिए वहाँ पे कॉटन से लेकर के इंडस्ट्रीज़ में जो इतने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, शुगर केन और ये सब, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर है वहाँ पे। सो एग्रीकल्चर मतलब टोटली फार्मिंग और एक पूरा कंबाइंड टर्म है जिसमें आप बहुत तरीके के फसलों के बारे में भी आप स्टडी करोगे, किस तरह के सॉइल, किस तरह के रीजन, किस तरह के रिसोर्सेज होने से एक पर्टिकुलर क्रॉप का ग्रोथ होता है। मेनली एग्रीकल्चर रेफर्स जनरली टू द कल्टिवेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, एंड दीज क्रॉप्स नॉट ओनली सिर्फ खाने के जो क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट, बार्ले, राइस, इससे भी कई गुना ज़्यादा है ये क्रॉप्स का वैरायटीज़। एक्चुअली क्रॉप्स जो है बहुत ही वाइड टर्म है। ये क्रॉप्स में जूट, कॉटन, शुगर केन भी इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ रेगूर, बार्ले, वीट, ये सब भी इंक्लूडेड टर्म्स है। सो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है, और एक आत्मनिर्भर इंडिया
हम लोग इसलिए भी ये कंट्री एक आत्मनिर्भर देश बन सकती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास इंडस्ट्रीज़ का कोई कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज का कमी नहीं है, और इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। रिवर्स, सॉयल, वेदर कंडीशंस सब बहुत ही अच्छे से है हमारी कंट्री में। दैट्स वाई एग्रीकल्चर लैंड होना भी इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग फार्मिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में दो टर्म्स आते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कॉमर्शियल फार्मिंग में 3 पार्ट्स आते हैं, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। सो फ्रेंड्स, what do you mean by subsistence farming? Subsistence farming is practiced in the densely populated regions of the world for the sole purpose of the farmer's subsistence. There is no surplus left for sale. Subsistence farming actually उस टर्म को रेफ़र किया जाता है जहाँ पे लोग फार्मिंग बिजनेस कैरी आउट करते हैं टू obtain their own needs. टू obtain their own needs यानी कि फार्मिंग जितना प्रोड्यूस होगा वो सेल पे नहीं लगेगा, वो बेचेंगे नहीं हम लोग, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग खुद खाएंगे और खुद में ही यूटिलाइज कर लेंगे। इस टाइप की फार्मिंग को कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। Intensive subsistence farming. Now coming on to the characteristics of intensive subsistence farming. The form of agriculture has the following characteristics. Practiced chiefly in overpopulated land, hungry regions in South Asia, especially India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan and Myanmar. इस टाइप की फार्मिंग चीफली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? ऐसे देशों में जहाँ पे बहुत लोग पुअर होते हैं या पॉवर्टी होती है। वेरी स्मॉल साइज होल्डिंग्स बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। और मेनली जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो लोग बहुत ही छोटे स्केल में फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। फार्मिंग इज़ डन इंटेंसिवली टू गेट मैक्सिमम यील्ड। और फार्मिंग को इस तरह से किया जाता है कि लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो। और इसके साथ साथ फार्मिंग इज़ डन डबल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग भी प्रैक्टिस की जाती है। सो मेनली इस टाइप के क्रॉपिंग में क्या होता है कि डबल क्रॉपिंग मतलब 2 तरह के क्रॉप्स को एक साथ उगाना, क्रॉप रोटेशन यानी कि अलग अलग क्रॉप्स को मतलब एक एक सीज़न में एक एक क्रॉप को उगाना, ये सब टाइप्स की चीज़ें भी इस टाइप ऑफ सबसिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग में प्रैक्टिस की जाती है। एंड मेनली जो क्रॉप्स इस टाइप की फार्मिंग में उगाए जाते हैं वो है वीट, मिलेट्स, पल्सेस, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, ये सारे क्रॉप्स। ये सब क्रॉप्स को उगाने के टाइम पे मेनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखी जाती है कि यहाँ पे खुद के नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए सब तरह के क्रॉप्स उगा लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पूछा जाए कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं या डिफाइन इट, तो आप लोग उसका एक डिस्क्रिप्शन, उसके 2-3 प्रॉपर्टीज़ और उसके सारे के सारे जो क्रॉप्स मेनली प्रैक्टिस किए जाते हैं ये फार्मिंग करते टाइम, इनका नाम आप लिख दीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड झूमिंग और shifting agriculture, as there is no continuous shifting from one clearing in the forest to the other due to loss of soil fertility. मेनली जितने भी आदिवासी लोग हैं जो कि अर्ली मेंस टाइप में या फिर जो कि जंगलों में रहते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि कोई एक जगह पे टिके हुए नहीं रहते, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करते रहते हैं। ये मूव आउट करते टाइम क्या करते हैं कि जिस जगह पे फार्मिंग करते हैं वो जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह पे फार्मिंग करने जाते हैं। एक जगह को छोड़ना इनके लिए इसलिए दरकार पड़ जाता है क्योंकि ये जिस जगह पे फार्मिंग करते हैं उस जगह के सॉइल को इतनी बुरी तरीके से यूज़ करते हैं कि वो जगह काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। और पहले के ज़माने में ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा
क्रूएल थी कि ये लोग जिस जगह को छोड़ते थे वो जगह को बर्न आउट कर देते थे और इससे वो जगह बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती थी. Slash and burn agriculture involves burning the area to clear off the forest, and finally unburned trees are hacked out or left to decay naturally. एंड मेनली ये फॉरेस्ट को क्लियर आउट भी करते थे स्लैश एंड बर्न मेथड से, जो कि मैंने आपको बताया कि ये लोग पूरा जंगल जला देते थे ताकि वो जगह क्लियर आउट हो जाए और वो वहाँ पे फार्मिंग कर सके. ये मेनली बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के. प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड इन फार्मिंग. प्रिमिटिव टूल्स का मेनली यूज़ होता है फार्मिंग में और इसमें जो मेन क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है केशावा, मैनियाको, वाम्स, टपियाको, मिलेट्स, अपलैंड राइस एंड बनानास. और मेनली जो क्रॉप्स है ये बहुत ही ज़्यादा ओन यूज़ के लिए ही बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक बहुत ही नॉन फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट टाइप ऑफ फार्मिंग है. इस फार्मिंग से लैंड जो है बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ होता है और उसमें बहुत ही बुरी तरीके से उसका मतलब यूज़ किया जाता है. सो इस टाइप की फार्मिंग्स यूजुअली बैंड हो चुकी हैं एंड अभी कैरी आउट करना ये प्रोसेस इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर दैट पर्सन ऑल्सो. नाउ कमिंग ऑन टू द कमर्शियल फार्मिंग. मेनली कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस होती है फार्मर्स द्वारा, जो कि लार्ज लैंड रिसोर्सेज पे प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे गुड्स क्रॉप्स बनाए जाते हैं टू फीड द होल कंट्री. इस टाइप के प्रोसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ग्रुप्स में फार्मिंग किया जाता है और लैंड को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रखा जाता है. साइज ऑफ होल्डिंग इज स्मॉल ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन एंड मेनली लोग जब अपने बच्चों से उनके बच्चों में लैंड्स बढ़ता जाता है तो फार्मिंग लैंड का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाता है और उसमें वॉल्स खड़ी कर दी जाती हैं कि ये लैंड मेरा है, ये लैंड तेरा है. इससे क्या होता है कि जगह जो है वो हर एक में बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूट होकर के आती है. सो ये कम डिस्ट्रीब्यूशन होने का एक कारण है कि ये जो इनहेरिटेंस लॉज है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप के है और यहाँ पे जो एक नेचर ऑफ पीपल है जो कि ग्रुप में रह करके काम नहीं करना चाहती, इससे भी बहुत तरह का फ़र्क आता है. सो मैक्सिमम yield इज़ विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स एंड साइंटिफिक मेथड्स. मेनली ट्रैक्टर यूज़ करना फार्मिंग में और भी बहुत तरह की साइंटिफिक चीज़ें यूज़ करना, एग्रीकल्चरल इंजीनियर से एडवाइस लेना, ये सब चीज़ें इस फार्मिंग में मेनली प्रैक्टिस की जाती है और ये फार्मिंग यूजुअली होती है पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों पे जहाँ पे कैपिटल लेबर और स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड लोगों के पास बहुत तरह के स्किल्स होते हैं अपने क्रॉप्स मैनेज करने के लिए और अपनी जगह को मैनेज आउट करने के लिए. और इसमें जो मेन टाइप के क्रॉप्स है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है शुगर केन, टोबैको, कॉटन और ये जनरली प्रैक्टिस की जाती है रिवर वैलीज़ के पास. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग. एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इज़ अ काइंड ऑफ फार्मिंग स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जो कि बहुत ही कम पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है एंड मेनली इंडिया में भी जो बहुत ही कम पॉपुलेटेड एरियाज़ है वहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. यानी कि एक ऐसे लैंड को रिज़र्व करके रख देना, रिज़र्व करके रख देना जो कि मेनली इसी पर्पस के लिए यूज़ होंगी. बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट लैंड्स भी है जहाँ पे ये सब प्रैक्टिसेस ही सिर्फ रिजर्व्ड है, यहाँ पे और कुछ आप नहीं कर सकते. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आर द काइंड्स इट इज़. सो सिंगल क्रॉप कल्टिवेशन प्रीडोमिनेट्स लाइक वीट, कॉर्न और बार्ले. और यहाँ पर जो मेन क्रॉप है जो फीड लोगों को फीड करने के लिए जो क्रॉप है मेनली वही उगाया जाता है. यानी कि ये लैंड को पूरा तरीके से खुला गवर्नमेंट चलाती है और या फार्मर्स चलाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को फीड करने के लिए होता है और इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्रॉप को प्रैक्टिस किया जाता है या फार्म आउट किया जाता है, जैसे कि वीट या बार्ली या कोई भी मतलब जो क्रॉप खाना देता है वैसे टाइप के क्रॉप्स को मेनली उगाया जाता है. और या फिर अगर ये फार्म्स के पास इंडस्ट्रीज़ है तो वो लोग ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में जाए और उनको एक अच्छा सेल मिले. सो फ्रेंड्स, दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो मेनली
अकीन रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है और बहुत ही कम पॉपुलेटेड एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे मैकेनाइजेशन और कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग बहुत होता है और कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी की जाती है इन सब लैंड्स के प्रोडक्शंस पे। नाउ कमिंग ऑन टू सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग लाइक मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग. Mixed farming. This method of farming involves livestock raising and cultivation of crops on the same farm. मेनली यहाँ पर जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है ना, ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब होता है बहुत टाइप्स के क्रॉप्स को उगाना। मेनली क्या होता है कि स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, एक एक स्टेप पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगाया जाता है और फिर उसको रोटेट किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ और उग रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और उग रहा है, थोड़े टाइम बाद ये इसके ऊपर वाले स्टेप में उगेगा और ये वाला इस स्टेप पे उगेगा। सो इससे क्या होता है ना कि अगर कोई क्रॉप सॉइल से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो हो सकता है कि दूसरा क्रॉप उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा दे दे, तो इससे सॉइल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होता है और सॉइल ख़राब नहीं होता जल्दी। तो इसलिए मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। और कभी कभी लैंड को यूँ बेरन छोड़ दिया जाता है, यानी कि सिर्फ छोड़ दिया जाता है कि सॉइल को जितना पोर्शन उसका नहीं था उसको फिर से वैसे मिल जाए। इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, जो कि मेनली कैटल और पोल्ट्री डू नॉट नीड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एज दे थ्राइव ऑन फार्म्स वेस्ट। और मेनली ये पोल्ट्री और कैटल रीजन्स के पास की जाती हैं, ताकि जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है फार्म लैंड से, वो सारा वेस्ट कैटल फीड कर ले और वो लाइक रिसाइकल, रीयूज़, ये सब प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये फार्मिंग को ऑब्टेन किया जाता है। लाइफ स्टॉक और एनिमल्स सब्सटीट्यूट इनकम व्हेन क्रॉप्स आर नॉट रेडी। और इस टाइप के फार्मर्स जो है वो पोल्ट्री और कैटल को भी एक साथ रखते हैं, ताकि जिस मौसम में या कोई कंडीशन में फार्म से प्रोड्यूस ना हो क्रॉप्स, तो वो लोग कैटल से अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके। इसके साथ साथ मॉडर्न मशीनरी, गुड सीड्स और फर्टिलाइज़र्स का भी बहुत यूज़ होता है। और ये सब फार्म्स कुछ गवर्नमेंट से भी बहुत सारा इनको रिसोर्सेज मिलता रहता है। ऐसे टाइप्स की फार्मिंग मेनली ऐसे रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है और यहाँ पे बहुत तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाती है। इसलिए यहाँ पे ये वाले मेनली जो पॉपुलेटेड रीजन्स है वहाँ पे ये टाइप की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्लांटेशन फार्मिंग. Predominance of single crop farming in tropical regions is called plantation farming. Mainly सिंगल प्लांटेशन ऑफ कोई भी एक क्रॉप को लेकर के सिर्फ उसी क्रॉप को उगाना ही प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है। ये मेनली नॉर्दर्न इंडिया में प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे जैसे कि टी, कॉटन या फिर कॉफ़ी बीन्स जो सदर्न इंडिया में एक ही जगह पे वो सिर्फ कॉफ़ी उगाते हैं, या दार्जिलिंग की टी, आसाम टी जो कि बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टी का ही ग्रोथ होता है, और नेपाल में भी ऐसी जगहों पे। सो मेनली यहाँ पे स्पाइसेस भी बहुत तरह के उगाए जाते हैं। यहाँ पे जो लैंड ओनर्स है वो 100 एकर्स ऑफ लैंड में प्रोड्यूस करते हैं। और मेनली केरलाज में जो कॉटन उगाते हैं वो भी इसी टाइप के बेसिस पे फार्मिंग करते हैं कि एक ही टाइप की चीज़ों को पूरा साल उगाना, या फिर साल के कुछ मौसमों में जिसमें इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम उगा लेना। सो मेनली यहाँ पे क्रॉप्स जो रेस किए जाते हैं वो सेल के लिए ही होते हैं। कोई इतना सारा चाहे तो खुद नहीं खा पाएगा, तो वो मेनली इंडस्ट्रीज़ को भेजने के लिए ही होते हैं ये सारे क्रॉप्स। और ये बहुत तरह के रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। और यहाँ पे लेबर्स जो काम करते हैं यहाँ के लैंड पे, उनको डेली वेज पे रखा जाता है, यानी उनको हर दिन पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और ये वाले जो जितने भी मेनली लैंड्स होते हैं ये मेनली कंपनी ओनर्स द्वारा खरीदे हुए होते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे क्रॉप्स को भी बहुत अच्छे से रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर पार्ट 1 मेनली कंसिस्ट किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट अवर कंट्री हैज़ फॉर दी एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के भी कितने सारे
डिसएडवांटेज है या फिर कितने प्रॉब्लम्स है, ये सबको लेकर के ये वाला फर्स्ट पार्ट डील आउट करता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारे के सारे जितने भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग मैंने एक्सप्लेन किए, आप उसको जब मैं एक्सप्लेन की हूँ नोट्स बना लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए और वो बस अच्छे से पढ़िए और लिखिए एग्ज़ाम में, एंड यू विल स्कोर गुड ऑफकोर्स। और जो भी पॉइंट्स मैंने बोला है उसको एक शॉर्ट डिफाइन करके आपको बस एग्ज़ाम में लिखना है, अगर वो डेफिनेशंस आपको एग्रीकल्चर पार्ट 1 से पूछा जाए तो। मेनली एग्रीकल्चर पार्ट 1 से एक डेफिनेशन आना कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टडी आउट माई डेफिनेशंस, और अगर आप खुद स्टडी करें तो बहुत ही अच्छा बात है, वरना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करके या कथा मंथन के ब्लॉग स्पॉट्स पे जा करके ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपेयर कीजिए, आईसीएससी ज़्यादा दिन का दूर में है नहीं। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप ऑन रीडिंग। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल उन्नति की वाणी।